हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह। सब एग्जाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पुनः आप लोगों के सामने ज्योग्राफी के कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले भी हमने ज्योग्राफी का 2 क्लास दिया था। आज हमारा भारत के भूगोल का जो पहला चैप्टर है, भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, है ना, उसका आज अंतिम क्लास होगा हमारा, समझे ना। क्योंकि मैंने पहले 2 क्लास दे चुका हूँ, तो ये अंतिम क्लास है। आप लोग ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, है ना। और जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ उसे आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, उसे आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी के पुनः कुछ नए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कल जो है हम ये सब प्रश्न पर चर्चा कर चुके थे। कल 5 या 6 प्रश्न पर हमने चर्चा कर लिया था। तो आज का जो है हमारा, देख रहे हैं 8 7 5 6 तक हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो 7वें प्रश्न पर चर्चा करेंगे। भारत के भूगोल से संबंधित 7वां प्रश्न और भारत के सामान्य परिचय है ना, उस पर चर्चा करेंगे। आइए 7वें प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं कि 7वां प्रश्न क्या कहता है। आप लोग देख रहे होंगे, बोलता है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सी है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है। जिसकी सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, वो कितने देशों से मिलती है? तो 3 देशों से मिलती है। वह राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। बताइए वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा, जिसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका 3 देशों से लगभग मिलता ही मिलता है, समझे ना। चाइना से भी मिलता है आपका, इधर देखेंगे भूटान से भी कुछ मिलता है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और फिर आपका म्यांमार से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश का मिलता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है इसकी सीमा किससे मिलेगी? हिमाचल प्रदेश की सीमा, है ना, तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चीन से मिलती है आपकी। कल भी मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश की सीमा किससे मिलती है? तो चीन से मिलती है। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच नहीं करेगी, और ना ही झारखंड जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करेगा। समझ गए बात को? तो ये जो प्रश्न था इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है? भूमिबद्ध कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा राज्य जिसकी है ना, देखिएगा निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में कौन भूमिबद्ध है? तो वैसा राज्य जो भूमिबद्ध है, जो जमीन से घिरा हुआ है, जिसका जो तट है वो समुद्र नहीं है, जिसके तटीय किनारा समुद्र नहीं है। तो यहां से एक प्रश्न और ये भी निकल जाता है, यहां से प्रश्न एक और निकलेगा, भारत के वे कौन से, भारत के कितने तटीय राज्य हैं? भारत के कितने तटीय राज्य हैं? भारत के कितने तटीय राज्य हैं?
पहला प्रश्न यहां से ये निकलता है। दूसरा प्रश्न ये भी निकलता है, भारत का वह कौन सा राज्य है, भारत का वह कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अन्य पड़ोसी राज्यों से मिलती है, जिसकी सीमा सबसे अधिक अन्य पड़ोसी राज्यों से मिलती है, सबसे अधिक अन्य पड़ोसी राज्यों से मिलती है, अन्य पड़ोसी राज्यों से मिलती है, राज्यों से मिलती है। यहां दो प्रश्न निकला, एक प्रश्न से हमारा दो प्रश्न निकला। भूमिबद्ध, भूमिबद्ध किसको कहेंगे, बोलिए, भूमिबद्ध किसको कहेंगे? भूमिबद्ध उस राज्य को कहेंगे जिसकी सीमा किसी सागर तट से नहीं टच करता हो, कोई जल क्षेत्र उसमें नहीं हो, उसकी सीमा को जल क्षेत्र संपर्क नहीं करता हो, तो उसे हम भूमिबद्ध कहते हैं। विश्व में भी भूमिबद्ध हो सकता है, एक देश के अंदर भी भूमिबद्ध हो सकता है राज्य। तो इसका कौन सा होगा? जैसे आप यहां पर देखेंगे केरल, केरल कैसा राज्य है? केरल बताइएगा। केरल जब हम लोग देखते हैं, भारत का मैप बनाते हैं, तो इस मैप में केरल जो है आपका ये क्षेत्र है केरल, और इसी के बगल में यहाँ पर कौन सा सागर है? तो यहाँ पर आपका अरब सागर है। केरल के बगल में अरब सागर है आपका, समझ रहे? तो केरल तो नहीं होगा क्योंकि इसके जल संपर्क कर ले रहा है। गुजरात, गुजरात देखिए, ये जो क्षेत्र है ये गुजरात को दर्शाता है, गुजरात का क्षेत्र है, तो यहां भी आपका सागर आपको दिखेगा, अरब सागर यहां भी दिखेगा, है ना, रण ऑफ कच्छ भी दिखता है, खंभात की खाड़ी भी दिखती, सब यहां पर दिखती है। तो ये भी नहीं होगा आपका, गुजरात भी नहीं होगा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल के बगल में उसके नीचे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की क्या है, खाड़ी है। यहां से एक प्रश्न और निकल जाता है, यहां से एक प्रश्न और निकलता है कि खाड़ी किसको कहेंगे? खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी किसे कहते हैं? एक प्रश्न और आ गया यहां से। तो बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा? तो बिहार होगा, इसका आंसर होगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है? तो भूमिबद्ध कौन है? तो बिहार है। समझ रहे हैं बात को? भूमिबद्ध राज्य कौन है? तो बिहार है आपका। इस चीज को याद रखेंगे हमेशा। अब देखिए, ये तो प्रश्न का आंसर हमने बता दिया कि भूमिबद्ध राज्य कौन है, बिहार है, क्योंकि बिहार के उत्तर साइड में जब हम जाते हैं तो आपको नेपाल पड़ता है, अब बिहार के दक्षिण में जब आते हैं तो झारखंड पड़ जाता है, बिहार के जब पश्चिम में आएंगे तो यूपी पड़ेगा, और कुछ आपका ये पड़ जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र पड़ जाता है, और इधर पूरब में आते हैं तो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र पड़ता है। मतलब ये चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, तो आंसर क्या होगा हमारा? यही होगा, बिहार होगा। समझे? अब देखिए, बोलता है कि भारत के कितने तटीय राज्य हैं? भारत में तटीय राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है? तो हम लोग देखेंगे कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कौन कौन है। यहां पर सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं।
आप लोग तो प्रश्न लिख ही दिए होंगे। तो ये भारत का राज्य है। अब इसमें देखना है कि तटीय राज्य कौन कौन है। तो सबसे पहले गुजरात, पहला गुजरात तटीय राज्य है। गुजरात के नीचे जैसे ही आते हैं तो दूसरा आ जाता है महाराष्ट्र, हमारा तटीय राज्य है। महाराष्ट्र से जैसे ही नीचे आएंगे कर्नाटक तटीय राज्य है। चौथा केरल तटीय राज्य है। पांचवा तमिलनाडु तटीय राज्य है। छठा तमिलनाडु से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश होगा, हमारा तटीय राज्य है। और आंध्र प्रदेश से जैसे ही जाएंगे ऊपर तो उड़ीसा हमारा तटीय राज्य है। और उड़ीसा से जैसे ही हम जाएंगे ऊपर आठवां तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, हमारा तटीय राज्य हो जाएगा। तो 8 ऐसे राज्य हैं जो तट के किनारे हैं। 8 ऐसे राज्य हैं जो तट के किनारे। लेकिन इसके साथ साथ हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी कुछ हैं जो तट के किनारे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लिख देते हैं, आपको यहीं पर देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले कौन होगा? दादर नागर हवेली प्लस दमन दीव। दादर नागर हवेली प्लस दमन दीव। है ना? तो दादर नागर हवेली प्लस दमन दीव जो है ये क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और तट के किनारे स्थित है। इसके बाद दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वो क्या होगा? पुडुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश होगा हमारा। ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारे क्या है? तटीय है, तट के किनारे स्थित है ना? अब ऐसे तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी हो सकता है, लेकिन वो पूरा का पूरा मतलब चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, समझ गए? ये सब जो है जिसके एक तरफ आपके जल है ना? तो इसको भी याद कर लेंगे हम लोग। दादर नगर हवेली राज्यों में सिर्फ 8 याद रखिएगा। बोलेगा, प्रश्न बोलेगा कौन से ऐसे राज्य हैं जिसकी तटीय सीमा मतलब कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा को टच करता है? तो 8 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा को टच करता है। और 2 मुख्य स्थल खंड में केंद्र शासित प्रदेश है जो टच करता है, दादर नगर हवेली और दमन दीव। पहले दोनों अलग अलग था, दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले दोनों क्या थे? अलग अलग थे। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया गया? एक साथ मिला दिया गया। आपका समझ गए ना? तो इस प्रकार अभी भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से पहले भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी ऐड कर दिया गया था। लेकिन उधर तो ऐड किया, लेकिन इधर से क्या कर दिया गया? सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, घटा दिया गया, लेस कर दिया गया, है ना? कौन सा? तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश में कल भी इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था, है ना? समझ इन बात को। तो इतना जान लीजिए कि भारत के जो है वो कितने राज्य हैं जो तट से संपर्क करते हैं? तो 8 राज्य जो है भारत के तटीय राज्य हैं। फिर बोलता है वह कौन सी राज्य है, वह कौन सा राज्य है? दूसरा प्रश्न हमारा था कि वह कौन सा राज्य है मतलब वे कौन से राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय देखिए यहाँ पर यह कहता है कि वह कौन सा राज्य है जो अपने पड़ोसी राज्यों की सीमा को ज्यादा टच करता है। वह कौन सा राज्य है जो अपने पड़ोसी सीमा के जो राज्य है उसको ज्यादा टच करेगा? तो वह राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वह राज्य जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। याद रखेंगे, वह राज्य कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ 9 राज्यों को टच करता है, 9 अपने पड़ोसी राज्य। छत्तीसगढ़ अपने पड़ोसी राज्य जो है उनके वो 9 है जिनको
वो संपर्क करते हैं जिनसे उनका सीमा जो होता है वो टच होता है। याद रखेंगे ये सब। सबसे ज्यादा भारत में एकमात्र ऐसा राज्य जो अपने पड़ोसी राज्यों की सीमा को टच करता है वो सबसे ज्यादा कौन है? तो वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ है। दूसरा प्रश्न कह रहा था किस राज्य की राजधानी रेलवे संपर्क में नहीं है? किस राज्य की जो राजधानी है वो रेलवे संपर्क में नहीं है? तो ये तो आप लोग आसानी से बता ही सकते थे, इसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं था। त्रिपुरा जो होगा इसका आंसर होगा आपका। त्रिपुरा होगा, है ना? त्रिपुरा में नहीं, उत्तर पूर्व के राज्यों में अभी मतलब कुछ राज्यों में नहीं है, उसके संपर्क में नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सियाचिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? सियाचिन है। क्या है? सियाचिन है, भारत और पाकिस्तान के बीच के हिम नदी सीमांत क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थल सीमांत क्षेत्र है, चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र है, भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र है। तो समझिए जो सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो सियाचिन है वो क्या है। ये जो सियाचिन है वो क्या है, सबसे पहले आप इसको याद रखेंगे कि सियाचिन क्या है। तो देखिए ये जो सियाचिन क्षेत्र है आपका, ये जो है एक हिमनद क्षेत्र है, हिमानी क्षेत्र है, हिमानी क्षेत्र है ये सियाचिन। समझ गए बात को? सियाचिन क्या है? एक हिमानी क्षेत्र है ये। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र है, तो ये भी नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच के मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र भी नहीं होगा। भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र है, तो म्यांमार कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के बगल में आपका क्या है? म्यांमार है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ये होगा। चीन और भारत के बीच का क्या है? सीमांत क्षेत्र है। चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र है। ये जो सियाचिन है इसी में हमारा इंदिरा कॉल स्थित है। यही सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा कॉल हमारा स्थित है। और इंदिरा कॉल का ये जो सियाचिन ग्लेशियर है वो अब लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आता है सियाचिन हमारा। विश्व का सबसे ऊंचाई पर युद्ध स्थल क्षेत्र यही सियाचिन है, सियाचिन क्षेत्र है ना? भारत का भी है और लगभग विश्व का भी है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है ये, युद्ध स्थल क्षेत्र है सियाचिन। तो इसे याद रखेंगे। सियाचिन में हमारा उत्तरी बिंदु है, सियाचिन में ही हमारा क्या है? उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के उत्तरी बिंदु के नाम से जाना जाता है इंदिरा कॉल को। याद रखिएगा, भारत के उत्तरी बिंदु के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंदिरा कॉल को जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या निकला? इसका आंसर निकला चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र को सियाचिन के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप में ज्वालामुखी उद्गार होता है? भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप में ज्वालामुखी उद्गार होता है? या अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ दे कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है,
भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर भी हमें करना है, तो आइए इस प्रश्न का आंसर करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? ज्वालामुखी की बोल रहा है ना। ये जो ज्वालामुखी है आपका, ज्वालामुखी उद्गार, तो भारत में मुख्य रूप से बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो द्वीप हैं, बड़े दो द्वीप हैं। पहला कौन है? भारत के क्षेत्र में देखेंगे कि भारत के क्षेत्र पहला यहां पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और यहीं पर आपका एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह करके, ऐसे द्वीप आते हैं आपके, ऐसे द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरह से द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। अंडमान एंड निकोबार, याद रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप। और इधर जो द्वीप है वो क्या है? अरब सागर का द्वीप है। ये सब अरब सागर में एक द्वीप है और उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। ठीक है। तो अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह है, इसी द्वीप समूह में एक ज्वालामुखी है और उस ज्वालामुखी का नाम है बेरन आइलैंड। उस ज्वालामुखी, आंसर में क्या आ जाएगा हमारा? आंसर में मिनिकोय है, कावारत्ती है, ग्रेट निकोबार है। देखिए बेरन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बेरन हो जाएगा। अब आपसे ये तो पूछ दिया कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन है? तो बेरन द्वीप है, ये आ गया। लेकिन ये पूछेगा कि बेरन द्वीप कहां पर है, तो याद रखेंगे बेरन द्वीप जो है वो कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बेरन द्वीप कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बेरन द्वीप यहां पर लिख लीजिएगा, ये जो है आपका मध्य अंडमान में है, मिडिल अंडमान में है। बेरन द्वीप कहां है? मध्य अंडमान में है। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी जो मतलब इसकी सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? सेडल पीक है। सबसे ऊंची चोटी किसका? अंडमान निकोबार का। सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार का क्या है? तो सेडल पीक है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है? सेडल पीक है। और ये किस अंडमान में है? तो ये मध्य अंडमान में है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सेडल पीक, और ये कहां है? मध्य अंडमान में है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक राजधानी भी है और उस राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर है ना। ये किस अंडमान में है बताइए तो आप लोग? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस अंडमान में स्थित है? बताइए। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस अंडमान में स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान में स्थित है, साउथ अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अगर आपसे पूछ दे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो ऐसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 532 द्वीप है, लगभग, है ना। उससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है
प्रशासनिक दृष्टिकोण से, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप ऑथेंटिक जो सरकार का आंकड़ा है वो 532 द्वीप माना जाता है, लेकिन 204 ऐसे द्वीप हैं जिस पर मानव के बसाव है। लगभग 204 ऐसे द्वीप हैं अंडमान निकोबार के जिस पर मानव का बसाव है। याद रखिएगा इस बात को, है ना। और ये सब प्रश्न पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन ये किस अंडमान में है ना, तो ये आपका दक्षिण अंडमान में है, याद रखेंगे। ठीक है। और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी भी मैंने आपको बता दिया, सेडल पीक है। एक बात और याद रखें, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये एक हिमालय का ही पार्ट है। जैसे हमारा जो हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय का जो क्षेत्र इसी तरह से, तो यही हिमालय का पार्ट जो है वो नीचे चला गया है, नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक चला गया उसका, है ना। इस चीज को भी याद रखिएगा। और देखिए ये जो लक्षद्वीप है, ये हम देखेंगे जो ये लक्षद्वीप है ये परवाल भीति द्वीप है। ये कैसा द्वीप है हमारा? परवाल भीति द्वीप है लक्षद्वीप, याद रखिएगा इस तरह से। भारत में कौन से ऐसे द्वीप हैं जो परवाल भीति से निर्मित है, तो वह द्वीप कौन सा होगा? तो लक्षद्वीप होगा जो परवाल भीति से निर्मित होगा। भारत का द्वीप है ये लक्षद्वीप, और परवाल भीति से ये निर्मित है इस चीज को। लेकिन कौन सी परवाल भीति यहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पर जो परवाल भीति है वो तटीय परवाल भीति है, तटीय परवाल भीति है वो, समझ गए। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न सॉल्व हो गया, और साथ ही साथ इसके साथ बहुत सारे प्रश्न भी सॉल्व हो गए। अंडमान निकोबार हो गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी उसकी कौन सी है? सैडल पीक है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप है, ये कहां पर है? तो मध्य अंडमान में स्थित है। सैडल पीक भी मध्य अंडमान में स्थित है। ये सब हमारा। अब देखिए अंडमान का जो चोटी है, जो सैडल पीक है, वो अंडमान की चोटी है, अंडमान की चोटी है, और साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी चोटी है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया कि निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो उसका आंसर क्या दीजिएगा? माउंट धुलियार। याद रखिएगा, निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी, यहां मैं लिख दे रहा हूं, निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो यहां पर देखिए लिख दे रहे हैं, माउंट धुलियार है, माउंट धुलियार है, धुलियार है, माउंट धुलियार है, याद रखिएगा, धुलियार, माउंट धुलियार। इसकी ऊंचाई है 602 मीटर के लगभग में, लगभग 602 मीटर है। अगर पूरा अंडमान निकोबार का पूछेगा तो फट से बता दीजिएगा सैडल पीक, अंडमान का पूछेगा फिर भी सैडल पीक, लेकिन निकोबार का पूछ देगा तो क्या बोलिएगा? माउंट धुलियार। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः परवाल द्वीप है? कौन सा मूलतः क्या है? परवाल द्वीप हमारा है। अभी हम आप लोगों के सामने चर्चा किए थे कि हमारा जो परवाल द्वीप है, हम परवाल द्वीप, भारत का परवाल द्वीप कौन सा है? तो क्या लगाइएगा? लक्षद्वीप भारत का क्या है? परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप भारत का परवाल द्वीप, और लक्षद्वीप कहाँ है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में है। लक्षद्वीप कहाँ है? तो अरब सागर में है, याद रखिएगा। परवाल द्वीप, परवाल क्या है? परवाल जो है आपका, परवाल जो है आपका एक प्रकार का ये जीव है। कैसा जीव है? तो समुद्री जीव है ना, जो
ना तो बहुत साफ जल में और ना ही बहुत गंदा जल में इसका विकास होता है। ना तो बहुत साफ जल में विकास होगा और ना ही बहुत गंदा जल में विकास होगा, मतलब ना तो बहुत ज्यादा साफ रहे और ना ही बहुत ज्यादा गंदा रहे, वहीं पर प्रवाल भित्ति का विकास होगा। ये एक प्रकार का समुद्री जीव है, कोरल रीफ। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कोरल कहते हैं। समझ गए? तो भारत में जो लक्षद्वीप है वो पूरा का पूरा लक्षद्वीप जो बसा हुआ है वो प्रवाल भित्ति पर ही निर्मित है लक्षद्वीप। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रवाल भित्ति के बारे में एक चीज और, अगर आप लोग कोई अगर सीटेट का एग्जाम देते हो या अन्य कोई एग्जाम देते हो जिसमें विज्ञान का कुछ प्रश्न पूछता है, तो आप या हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड वाला है इसमें भी विज्ञान का एक प्रश्न है, 25 प्रश्न आपका विज्ञान का होगा। तो वहां देखिएगा, तो इसी प्रवाल भित्ति को हम लोग एक नाम से और भी जान सकते हैं, समुद्री वर्षा वन के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समुद्री वर्षा वन के नाम से इसे जाना जाता है। समुद्री वर्षा वन के नाम से किसे जानते हैं? तो फट से आंसर लगाइएगा, प्रवाल भित्ति को हम लोग समुद्री वर्षा वन के नाम से जानते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। क्यों? इसको वर्षा वन का उपमा दिए। इसको किस वन का उपमा दिए? तो वर्षा वन का। वर्षा वन जो है उसमें काफी बायोडायवर्सिटी पाया जाता है, जैव विविधता की प्रधानता जो होती है वर्षा वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है। इसी कारण से प्रवाल भित्ति को भी हम लोग वर्षा वन कह देते हैं, क्योंकि प्रवाल भित्ति में विभिन्न प्रकार के प्रवाल पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के, है ना। प्रवालों की प्रजातियां हैं, उसमें काफी विभिन्नता देखने को मिलती है और प्रवाल समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम समुद्र का वर्षा वन कहते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि समुद्र का वर्षा वन कौन है? तो प्रवाल भित्ति है समुद्र का वर्षा वन। समझ गए? और धरातल पर जो वर्षा वन है वो विषुवत-रेखीय वर्षा वन है ना। विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है 0 डिग्री के क्षेत्र है, जो विषुवत रेखा है उसके आसपास के क्षेत्रों में जो वन मिलता है उसको विषुवत रेखीय वन कहते हैं। ये स्थल पर वर्षा वन का क्षेत्र है, ये स्थल पर है, और प्रवाल भित्ति समुद्र में है। इस वर्षा वन के क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा जैव विविधता आपको देखने को मिलेगा। समझ गए बात को? अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो होगा वो देखेंगे। देखिए, कल भी हम इस प्रश्न पर चर्चा नहीं किए थे, लेकिन कोई और प्रश्न होगा कि कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो कहां से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? कल उसका हम ट्रिक बताए थे आप लोगों को याद होगा। आज फिर उस ट्रिक पर चर्चा नहीं करेंगे, पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि कर्क रेखा कहते किसको है, कौन है कर्क रेखा हमारा? जो कर्क रेखा है ये कौन है? कौन सा कर्क रेखा कितना डिग्री अक्षांश को कहेंगे? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, है ना। नॉर्थ लिख दिए तो उत्तर नहीं लिखे, नॉर्थ लेटीट्यूड। समझ गए बात को? तो कर्क रेखा कितना डिग्री अक्षांश को कहेंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहेंगे। एक प्रश्न यहां से हमारा क्लियर हो गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहेंगे। कल मैंने ट्रिक भी बताया था, मित्र गमछा वेस्ट में झाड़, मिजोरम है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल, ऐसे आ गया तो त्रिपुरा तो होगा, त्रिपुरा तो होगा, है ना। प्रश्न क्या करता है? नहीं गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। इस चीज पर फोकस कीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? नहीं गुजरेगा, है ना। ये नहीं पढ़ दिए कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तब गलत हो जाएगा। वहां बोलता है कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है, इस चीज पर फोकस करें आप। तो त्रिपुरा तो होगा, पश्चिम बंगाल भी होगा, और गुजरात से गुजरता ही गुजरता है। तो किससे नहीं गुजरता है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उड़ीसा होगा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, नहीं तो अन्य सभी राज्यों से कर्क रेखा हमारी गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न में अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप अगले क्लास कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर ये वाला प्रश्न नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले उसी प्रश्न पर डिस्कस करूंगा। मेरा जहां तक जो लक्ष्य है हमारा कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझाएं और आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है उठ पाए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत के निम्नलिखित वन्य जातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया था? देखिए प्रश्न है, घुमाकर प्रश्न पूछा है कि वह कौन सी जनजाति है, वह कौन सी जनजाति है जिस पर भारत का नामकरण किया गया है, भारत का नाम रखा गया है। वह कौन सी जनजाति है जिस पर भारत का नाम रखा गया है ना? भारत के निम्नलिखित वन्य जातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक, प्रश्न क्या कर रहा है? प्राचीन भूवैज्ञानिक यहां पर प्रश्न देखिएगा, प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया, प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया है। समझ रहे? प्रश्न कितना घुमाकर पूछा है। जनजाति के नाम पर तो बंगाल कोई जनजाति है? गलत नहीं होगा। भील जनजाति है, भील जनजाति है, लेकिन इसके नाम पर नहीं रखा गया है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भील जनजाति आपको पाया जाता है। मारिया भी नहीं होगा आपका। क्या होगा? तो गोंड होगा। हम लोग देखे थे जब हम लोग हमारा जो पहला क्लास हुआ होगा उसमें हमने आपको बताया था कि जब पूरा महाद्वीप आपस में जुड़ा होता था तो उसको हम क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। पूरा महासागर आपस में जुड़ा हुआ था तो उसको हम पेंथालासा कहते थे। पेंजिया जब विखंडन हुआ, पेंजिया जब टूटा तो वो दो भागों में बांटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और यहीं से गोंड जो आता है ये गोंड, समझ गए? तो ये गोंडवाना लैंड गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया गोंडवाना लैंड। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में गोंडवाना क्रम के चट्टान देखने को मिले वहां पर गोंड जनजाति की प्रधानता ज्यादा थी और उसी जनजाति के नाम पर उस क्षेत्र का नामकरण कर दिया गया गोंड क्षेत्र, है ना। हमारा एक चट्टान समूह में है, गोंडवाना समूह का चट्टान, एक हमारा समूह चट्टान भी है। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चट्टान का क्रम पढ़ेंगे तो उसमें गोंडवाना क्रम का चट्टान पढ़ेंगे, गोंडवाना क्रम का चट्टान पढ़ेंगे। समझ गए बात को? और ये गोंडवाना क्रम के चट्टानों में कोयला की प्रधानता जो है वो सबसे ज्यादा है ना। हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग इतना जान लें कि वह प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया था, तब गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया था गोंडवाना लैंड। याद रखिएगा। अब ये प्रश्न आप लोग देखेंगे कि भूटान की सीमा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों के साथ मिलती है? भूटान की सीमा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों के साथ मिलती है? बताइए आप लोग इस प्रश्न का आंसर। 1 मिनट का समय आप लोगों को देते हैं। पहले भी मैंने इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा किया है। 1 मिनट का समय, तुरंत बताएं इसे। भूटान की सीमा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों के साथ टच करती है? भूटान की सीमा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों के साथ टच करती है? जल्दी बताइए।
बन गया? देखिए आप लोग नहीं बना पा रहे हैं। कौन से भारतीय सीमा भूटान के साथ टच करती है? तो हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भूटान के साथ कौन कौन टच करेगा। तो भूटान के बगल में आपका सिक्किम है और भूटान के बगल में आपका अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले तो इसको मार दीजिए, जहां पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है। कहां कहां सिक्किम दिख रहा है? तो देखिए असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये तो नहीं होगा, ऐसा ही खत्म हो गया ये। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ पर बिहार दिख रहा है, बिहार तो नहीं होगा, ये खत्म हो गया। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ भी बिहार आ गया, ऐसा ही खत्म कर दीजिए इसको। भूटान की सीमा बिहार के साथ टच नहीं करेगी। नेपाल की सीमा बिहार के साथ टच करती है ना? फिर यहाँ भी बिहार आ गया, ये खत्म हो गया। बचा आंसर क्या? ये बच गया आंसर, है ना? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये जो है ये भूटान के साथ इसकी सीमा टच करती है। भूटान के साथ किसकी सीमा टच करती है? तो असम का, अरुणाचल प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का और सिक्किम का। याद रखेंगे। इसी तरह से आपको प्रश्न पूछ सकता है, नेपाल की सीमा किससे टच करता है? पाकिस्तान की सीमा किससे टच करता है? तो पाकिस्तान का एक ट्रिक है, पाकिस्तान का ट्रिक है पंगु राज। पंगु राज, राज्य कैसा हो गया? पंगु हो गया। तो पा से पाकिस्तान, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, है ना? तो और जा से जम्मू कश्मीर। समझ गए? तो पाकिस्तान का इसी तरह से और भी हमारे माध्यम से ट्रिक ले लीजिए, या खुद आप जब ट्रिक बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला प्रयास करें अपने से बनाने का। नहीं बनता है कमेंट में हमें लिख दीजिएगा, सर इसका ट्रिक नहीं बना, ये हमें बना के दे दीजिए। मैं आपको तुरंत अगले क्लास में उसका ट्रिक बना के दे दूंगा, है ना? तो इसी तरह से नेपाल का भी देख लेंगे, चीन का भी देख लेंगे और बांग्लादेश का भी देख लेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो टच करते हैं। सबसे ज्यादा नेपाल से भारत का 5 राज्य टच करेगा, चीन से भारत का 5 राज्य टच करेगा और बांग्लादेश से भारत का 5 राज्य टच करेगा, है ना? याद रखिएगा ये सब, पहले भी क्लास में हम बता चुके हैं आप लोगों को। म्यांमार से भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन है? तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो होगा, आगरा तो नहीं होगा। आगरा जो होगा वो कर्क रेखा के नजदीक नहीं होगा, है ना? आगरा नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ग्वालियर का क्षेत्र होगा, मध्य प्रदेश का क्षेत्र होगा, जो कर्क रेखा के नजदीक है, काफी नजदीक है। याद रखेंगे आप लोग। इस प्रश्न में उतना दम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद करके चलना है। कल ऐसे भी मैंने बताया था कि कलकत्ता और गांधीनगर जो है कर्क रेखा के नजदीक है, लेकिन ग्वालियर है, विदिशा है, उमरिया है, ये सब भी कर्क रेखा के क्या है? नजदीक है। एमपी का क्षेत्र, ये सभी कर्क रेखा के नजदीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक दक्षिणावर्ती स्थित है? सबसे अधिक दक्षिण में स्थित है। तो कोलकाता सबसे अधिक दक्षिण में नहीं होगा। कोलकाता क्या होगा? सबसे अधिक दक्षिण में आपका नहीं होगा। है ना? तो ये नहीं होगा, भोपाल भी नहीं होगा, रायपुर होगा, उदयपुर भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? सबसे दक्षिणावर्त स्थित। पूछ देगा कि सबसे उत्तरावर्त कौन, ऐसे ही दे देगा, नगर दे देगा, बोलेगा सबसे उत्तर में नगर कौन सा है। एक ही राज्य का 2-3 नगर लेकिन देखिए कोई नगर उठा के नहीं देगा, जो इंपॉर्टेंट है।
जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण नगर होते हैं उन्हीं के बारे में इस तरह का प्रश्न बनता है। इसमें देख लीजिए ये सब महत्वपूर्ण है या नहीं, खुद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। सुमेलित करना है, प्रश्न क्या दे रहा है, सुमेलित करने के लिए प्रश्न दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कौन आसान है। तो सबसे पहले जो हमको आसान लग रहा है वो छोटे नागपुर का क्षेत्र लग रहा है। देख लीजिए, सबसे आसान हमको यही लग रहा है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। ये जो छोटे नागपुर का जो क्षेत्र है वो किस राज्य में है, तो मिला दीजिए यहां से। छोटे नागपुर के क्षेत्र जो है वो झारखंड में स्थित है। छोटे नागपुर के क्षेत्र झारखंड में स्थित है। यार अब कुछ देखिएगा, अन्य राज्यों के भी बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसे झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिहार का क्या क्या चीज है, आपके सिलेबस में बिहार से भी प्रश्न आएगा, तो बिहार को भी हम लोगों को प्राथमिकता प्रथम देना है। सबसे पहले हम बिहार की चर्चा आपके सामने करेंगे और कमेंट में आप लोग अगर उसका नोट्स चाहिए तो लिख दीजिएगा कि सर इसका नोट्स आप उपलब्ध करवा दें, तो मैं बिहार का नोट्स भी आप लोगों के सामने उपलब्ध कर दूंगा। क्योंकि बहुत अच्छा नोट्स बना के, हैंड राइटिंग मेरा बना हुआ है, बहुत अच्छा नोट्स है ना। ये अन्य चीज का भी नोट्स लेना हो तो कमेंट में लिख सकते हैं कि सर इस चीज का नोट्स चाहिए, मैं आपको दूंगा। तो छोटे नागपुर देखिएगा ये किससे है, तो झारखंड छोटे नागपुर के रूप में जाना जाता है। तो हम मिला दिए डी का 1। अब देखिए डी का 1 कहाँ है, डी का 1 देखिए इसमें भी है और इसमें भी डी का 1 है। अब कौन होगा, कंफ्यूजन हो गया। ये एक तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। एक हमारा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो है, दूसरा देखिएगा, छोटे नागपुर को हम मिला देते हैं किससे, छोटे नागपुर को किससे मिला दिए, झारखंड से मिला दिए। विदर्भ जो है इसको हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से, विदर्भ को हम किससे मिला देंगे, मध्य प्रदेश से मिला देंगे विदर्भ को। काठियावाड़ जो है उसको हम किससे मिला देंगे, गुजरात से मिला देंगे। समझ गए ना। और जो रायलसीमा का जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश से हमारा मिल जाएगा। रायलसीमा का क्षेत्र हमारा आंध्र प्रदेश से मिल जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा बनेगा, काठियावाड़ गुजरात में है तो सी का 5 होगा। तो सी का 5 देखिए इसमें दिया हुआ है, आंसर यहां पर लगा दीजिए, ये आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा ये होगा। ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, ए का 3 हो गया। विदर्भ महाराष्ट्र का क्षेत्र आ गया। विदर्भ किसको कर दिए हम लोग, महाराष्ट्र के क्षेत्र को कर दिए। विदर्भ जो हो गया वो महाराष्ट्र का क्षेत्र आ गया, हम सही जा रहे थे। और फिर बी का 4 हो जाएगा, रायलसीमा आंध्र प्रदेश को कर देंगे, काठियावाड़ गुजरात को कर देंगे और छोटे नागपुर किसको कर देंगे, झारखंड को कर देंगे। समझ गए। तो ये सब नाम देता, इसी तरह से अन्य नाम भी आपको दे सकता है। बोल देगा कि बुंदेलखंड कहां पर है, बघेलखंड कहां पर है, बघेलखंड कहां पर है। समझ गए बात को। रुहेलखंड इसके बारे में भी दे सकता है।
रुहेलखंड कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जो बुंदेलखंड है वो आपका यूपी प्लस एमपी के बीच में है। बघेलखंड जो है वो एमपी प्लस छत्तीसगढ़ के बीच में है। और रुहेलखंड जो है ये आपका पंजाब हरियाणा के बीच का क्षेत्र है। पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में आपका रुहेलखंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। यहां भी एक ऑप्शन दिया है, छोटे नागपुर के संबंध में सही कथनों का चयन करें। प्रश्न क्या है? छोटे नागपुर के संबंध में सही कथनों का चयन करना है। तो देखिए ये भारत का एक भूतपूर्व विदेशी रियासत है, गलत हो गया। ये भारत का एक भूतपूर्व विदेशी रियासत नहीं है, ये भारत का एक भूतपूर्व विदेशी रियासत नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, ये नहीं है। लेकिन ये झारखंड का एक पठारी क्षेत्र है, छोटे नागपुर का पठार कहते हैं। यहाँ जनजाति निवास करते हैं, यहाँ पर जनजाति मुंडा है, बहुत सारी जनजातियां यहाँ पर निवास करती, खेरवार है, बहुत सारी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों से मिला हुआ है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2-3 होगा। याद रखेंगे इसका आंसर 2-3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पर इसके अवरोही क्रम में सजाना है। तो क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में सजाना है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है जी? राजस्थान का है, आंसर 3। पहले में दिख जा रहा है हमको राजस्थान, है ना, राजस्थान। और कहीं राजस्थान दिखा, सेकेंड में राजस्थान दिखा, गलत हो गया, है ना। पहला में जहां राजस्थान दिख गया उसी को लगा देंगे आंसर। बीच में राजस्थान दिखेगा, गलत। देखिए यहाँ पर राजस्थान यहाँ आ गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर राजस्थान यहाँ आ गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ राजस्थान बीच में आ गया, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? अब देखिए पूरा हमको जानने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देख लिए कि राजस्थान अगर शुरू में है तो इसी को हम लगा देंगे, क्योंकि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत में सबसे ज्यादा है। समझ गए बात को? तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको लगा देंगे। पहले मध्य प्रदेश सब ये सब होता था, लेकिन छत्तीसगढ़ धीरे धीरे राज्य जो छोटा होता हुआ चला गया। राजस्थान अभी क्षेत्रफल में प्रथम है, तो इसको लगा दें। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, भारत का देशांतरीय विस्तार है, बताइए। प्रश्न है भारत का देशांतरीय विस्तार है। कल हम बताए थे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार। बताइए प्रश्न इसमें, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? बताइए भारत का देशांतरीय विस्तार। तो देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार, फट से इसको लगा दीजिए। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। ये भारत का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांश के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध और देशांतर के दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में। कल भी हम इस पर चर्चा किए थे, ज्यादा चर्चा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विचार करें, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना घंटा पीछे है? तो ये पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, आपका समझे बात को। तो पीछे नहीं होगा, पीछे क्या होगा? पीछे नहीं होगा, क्या होगा? आगे होगा। याद रखिएगा, ये पीछे नहीं होगा, ये जो पीछे है ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा? आगे है, आगे। यहाँ पर क्या होगा? आगे है, समझ गए? यहाँ जो पीछे दिया हुआ है ये गलत है, यहाँ पर होगा आगे, 5.5 घंटा आगे। तो इससे ये गलत हो गया हमारा। लेकिन हमारे देश के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट
यहाँ मिनट होगा, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है तो ये सही है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मुख्य भूमि की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में हमने मुख्य भूमि पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, इंसान है, इंसान से भी गलतियां हो जाती है, लेकिन आप उसे कुछ इग्नोर करते हुए चले हैं। तो हमारे देश में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन मुख्य भूमि को छोड़ दिया जाए तो हमारा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 45 मिनट है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, मुख्य भूमि दिया है, तो ये आंसर हमारा सही होगा। केवल 2, कौन सही होगा, केवल 2 सही, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तट रेखा 6100 किलोमीटर लंबी है। भारत का कुल क्षेत्रफल 10.7% भाग पर पर्वत स्थित है। बताइए इसका क्या होगा आंसर। देखिए तट रेखा की जहां हम बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये जो तट रेखा है, यहां से जो ये जो तट रेखा हमें ये दिख रहे हैं, ये तट रेखा, ये जो तट रेखा है ना, मुख्य स्थल खंड से 6100 किलोमीटर है। मुख्य स्थल खंड से कितना है, 6100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा मुख्य स्थल खंड से 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर इसी में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी शामिल कर देते हैं तो तट रेखा हमारा कितना हो जाएगा। अगर अंडमान निकोबार को भी शामिल करेंगे, अंडमान प्लस निकोबार, निकोबार प्लस लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को भी शामिल कर देंगे तो 7516 हो जाएगा, है ना। हमारा तट रेखा कितना हो जाएगा, अगर सबको शामिल कर देते हैं। भारत का टोटल तट रेखा कितना है, 7516.5 किलोमीटर है, लेकिन अगर मुख्य स्थल खंड से पूछेगा तो कितना बोलिएगा, 6100 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर 6100 किलोमीटर ये सही हो गया, समझ गए बात को। अब क्या बोलता है, अब देखिएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग में पर्वत है, तो 10.7% भाग में पर्वत है, 10.7% भाग में क्या है, पर्वत है, ठीक है। 18.6% भाग में, 18.6% भाग में क्या है, पहाड़ी है, 18.6% भाग में पहाड़ी है। 27.7% भाग में भारत का पठार है, याद रखिएगा। और 43 कुछ है, 2 या 3 ऐसा ही होगा, 43.2 में क्या है, मैदान है। यहां से याद रखेंगे भारत में मैदानों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, पठारों का प्रतिशत मैदान से कम है और पहाड़ी का प्रतिशत पठार से कम है, पहाड़ी का प्रतिशत पठार से कम है। सबसे कम प्रतिशत किसका है, तो सबसे कम प्रतिशत है पर्वतों का है। पर्वत, पठार, मैदान जो है ये द्वितीय क्रम के स्थलाकृति के अंतर्गत आते हैं। पर्वत पूछ देगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान क्या है, द्वितीय क्रम के स्थलाकृति है, द्वितीय क्रम के स्थलाकृति है। पर्वत, पठार, मैदान द्वितीय क्रम के स्तर। इसको राइट डाउन कर दीजिएगा कि पठार हमारा 27.7 है और फिर 43.2% भाग में हमारा क्या है, मैदान है। इसको राइट डाउन कर लेंगे आप लोग।
समझ गए? कहीं पर 0.8% मेरा इधर उधर हो सकता है, उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन 43.2% भाग में तो मैदान सही है। समझ गए ना? 27.7% भाग में पठार सही है। ठीक है, ये 18.5 यहाँ पर लिख दीजिए। 18 पॉइंट यहाँ पर आप 5 लिख सकते हैं। 18.5 27.7। अब ऐसे जोड़ेंगे तो लगभग 10 हो जाना, 100% हो जाना चाहिए। देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। एक चीज को आज याद रखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल, आप लोग एक चीज मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अलग से, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, कि भारत का क्षेत्रफल यहां लिख लीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का क्षेत्रफल है। भूमंडल भूमंडल के क्षेत्रफल का कितना है विश्व में? भूमंडल के क्षेत्रफल का कितना है? तो 0.57% है। स्थल मंडल के क्षेत्रफल का कितना है? स्थल मंडल के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.7% है स्थल मंडल के क्षेत्रफल का। भूमंडल के क्षेत्रफल का 0.57% है। 0.57% है, याद रखिएगा। स्थल मंडल के भूमंडल के क्षेत्रफल का 0.57%, भारत का क्षेत्रफल, जबकि स्थल मंडल के क्षेत्रफल का 2.7%। ये विश्व में है। ये कहां पर है? विश्व में। विश्व की मैं बात कर रहा हूं, राइट डाउन इसको कर लीजिए। ये कहां पर है? विश्व में है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में तट रेखाओं के अनुसार अवरोही क्रम। तो देखिए, सबसे ज्यादा अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम हम चलेंगे। तो यहां पर देख लीजिएगा, मैं यहां पर बता दे रहा हूं, इस ऑप्शन को रहने दीजिए। यहां पर अवरोही क्रम सबसे ज्यादा तट रेखा गुजरात का है। याद रखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा जो तट रेखा है वो किसका है? तो गुजरात का है। उसके बाद तमिलनाडु का है। तमिलनाडु है। समझ गए ना? सबसे ज्यादा तट रेखा किसका है? तो गुजरात का है और तमिलनाडु का है। है ना? गुजरात पहला स्थान है। दूसरा स्थान आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तीसरा स्थान तमिलनाडु का हो जाएगा। समझ गए? तीसरा स्थान किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, फिर इसी में आप केरल को भी जोड़ दीजिएगा। केरल है। तो इस प्रकार तट रेखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और भी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, भारत की प्रादेशिक जल सीमा। तो भारत का प्रादेशिक जल सीमा कितना है? भारत का, अगर हम मैप पर देखते हैं इसे प्रश्न को, देखिएगा, भारत का प्रादेशिक जल सीमा की बात करता है। तो प्रादेशिक जल सीमा ये क्षेत्र कहलाएगा आपका प्रादेशिक जल सीमा। तट रेखा से 12 नॉटिकल माइल प्रादेशिक जल सीमा कहलाता है। और फिर तट रेखा से 24 नॉटिकल माइल जो होता है वो संलग्न क्षेत्र कहलाता है। संलग्न क्षेत्र कहलाता है 24 नॉटिकल माइल।
और फिर तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल जो होगा वो क्या कहलाएगा, 200 नॉटिकल माइल, ये क्या कहलाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा, EEZ कहलाएगा। जितना भी मछली पकड़ना जो भी चीज होता है आर्थिक संसाधन के दृष्टिकोण से 200 नॉटिकल माइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। और जो भी नियम कानून, टैक्स लेना देना, ये संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये प्रादेशिक जल सीमा उस राज्य की प्रदेश की सीमा है। जैसे केरल है तो केरल के तट से 12 नॉटिकल माइल केरल का क्षेत्र कहलाएगा, कर्नाटक के तट से 12 नॉटिकल माइल कर्नाटक का क्षेत्र कहलाएगा। इसलिए उसको हम प्रादेशिक जल सीमा के नाम से जानते हैं। वो महाद्वीप का ही एक पार्ट के रूप में जाना जाता है प्रादेशिक जल सीमा। महाद्वीपीय मंग तट का वो क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। देख लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए कि तट रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को हम लोग प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। तट रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। और तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रूप में जानते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। काफी लाइट है ना, पसीना आ जाता है, इसलिए जरा सा फेस को साफ करने के लिए जाते हैं। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, है ना। जिस तरह से आप लोगों का लाइक कमेंट आगे बढ़ते हुए चला जाएगा और हमें प्रसन्नता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करता है। असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। ये प्रश्न आप पर हम छोड़ते हैं, बनाइए इस प्रश्न को। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बनाइएगा, समय नहीं रहा, जल्दी से बनाएं इसे। कौन सही होगा, है ना। असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है वो भूटान से भी और बांग्लादेश की भी सीमाओं से लगा हुआ है। जल्दी बनाइए। क्या होगा इसका आंसर, बनाइए। देखिए असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है या नहीं, तो ये बात जो है वो सही है कि असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश के सीमाओं से लगा हुआ है, ये सही है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल के सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान के भी सीमाओं से लगा हुआ है और नेपाल के भी सीमाओं से लगा हुआ है पश्चिम बंगाल। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, यह भी सही है। मिजोरम क्या है, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से भी लगा हुआ है।
है ना। लेकिन पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान की सीमाओं से नहीं लगा हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 और 2 होगा, है ना। इसका जो आंसर होगा आपका 1 और 3, यहां देखिएगा 1 और 3 है, ये नहीं होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3 होगा, है ना। तो इस तरह का बहुत सारा प्रश्न आएगा जो आपको कंफ्यूजन कर सकता है, समझे ना बात को। तो इसलिए सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा है एटलस। रात के समय सोने से पहले कम से कम आधा घंटा आप लोग एटलस का अध्ययन जरूर कर लें, है ना, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अरे बहुत सा ऐसा प्रश्न जो इसकी सीमा किससे लगती है, बहुत कंफ्यूजन करेगा, है ना। तो कुछ ट्रिक भी है, नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर आप लोगों को नहीं होगा तो अगले नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ट्रिक भी बता दूंगा। देखिए, यदि किसी भी स्थानीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 12 घंटा आगे है, यहां पर क्या होगा, घंटा होगा, याद रखिएगा। यहां पर क्या होगा आपका, घंटा होगा। 12 घंटा आगे है, तो वहां का स्थान क्या होगा, ग्रीनविच से 12 घंटा आगे है। तो ग्रीनविच से 12 घंटा आगे मतलब 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट होता है, समझ गए ना। तो यहां 12 घंटा आगे है, तो कितना डिग्री आगे है, कितना डिग्री आगे है, तो इसको बनाइए आप लोग। अगर 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है तो 12 घंटा को पहले 60 से मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 12 को 60 से मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 720 मिनट आएगा, है ना। तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 720 मिनट में कितना डिग्री होगा, 720 मिनट में कितना डिग्री होगा, बारह घंटा आगे दिख रहा है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, तो 720 मिनट जो है